Hi guys and welcome back to my channel. So this is part 2 of lecture number 1 जो कि हमने स्टार्ट किया था. So इस लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, जो भी रिमेनिंग है. आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी से ही इन सब चीज़ों को कर दो, सो दैट आप आगे आराम से वीडियो को कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है. एंड प्लीज़ हाइप द वीडियो एज वेल और शेयर करो गाइज, है ना, सो दैट ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके इस चीज़ का, ठीक है. सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. प्रत्याहार मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि प्रत्याहार क्या होते हैं. आई होप कि आप लोगों को अभी माहेश्वर सूत्र, है ना, माहेश्वर सूत्र याद होगा, ठीक है. और बाकी सारी चीज़ें भी आपको याद होंगी जो मैंने पिछली बार करने को बोली थी, ठीक है. और आपके नोट्स भी बन गए होंगे. अब आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, उसी में ऐड करते जाइए. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है. देखिए, उच्चारण स्थान में हम देखेंगे कि बेसिकली उच्चारण स्थान में अपने पास पहले आते हैं ये कि कंठ से क्या होते हैं, वर्गों के उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुर्दा. लेकिन सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर भेद से उच्चारण स्थान ऐसे बता रखे. तो सबसे पहले स्वरों के भेद में क्या उच्चारण स्थान होते हैं. देखिए, स्वरों के भेद उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं. पहले अपन ने स्वर के प्रकार देखे थे क्या. पहले तो अपन ने सिर्फ स्वर के. अच्छा, मुझसे एक डाउट पूछा था कि स्वर कौन कौन से होते हैं. स्वर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ठीक है. तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, छोटी ई, उ, री और री. ये जो स्वर है ये अलग से होता है, ठीक है. दीर्घ में आता है आ, ई, उ, और ये जो री है इसमें भी एक मात्रा और लगा दो तो ये बड़ी री हो जाती है. फिर ए, आई, ओ और आओ. तो ये जो चीज़ें हैं ये एक ये और एक ये 2 एक्स्ट्रा होती है संस्कृत में, ठीक है. हिंदी में ये 2 चीज़ें नहीं होती. तो बस इतना से डिफरेंस है, ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अ, आ, ई, उ, जैसे हिंदी में लिखते हैं, ठीक है. चलो, अब अपन आ जाते हैं स्वर के भेद पे, है ना. तो अपन ने पहले स्वर के भेद तो देखे नहीं थे. अब अपन ने स्वर देखा. देखो, आपको पता है कि स्वर को क्या बोलते हैं, अच भी बोला है. स्वर कितने प्रकार का होता है, 13 प्रकार का होता है, ठीक है. 13 प्रकार के स्वर होते हैं. तो वहाँ जो बुक है उसमें करेक्शन कर लीजिएगा. स्वर जो होते हैं वो 13 टाइप्स के होते हैं. उन्होंने ना वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करके लिखा हुआ है. तो संस्कृत में जो स्वर हैं वो होते हैं 13 टाइप्स के. ऑलराइट. तो अब अपन बात करते हैं स्वरों के भेद. उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है. जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं. पहले वाले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो व्यंजन है, ठीक है, उसे अर्ध मात्रा का समय कैसे लगा, है ना, अर्ध मात्रा कैसे लगा. तो देखो, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है. मात्रा मतलब जैसे कि अगर अपन बोलते हैं अभी के टाइम पे कि एक मिनट लगा या 1 सेकंड लगा, तो मात्रा बस एक क्या बोल सकते हैं कि एक मेजरिंग स्केल है टाइम का, ठीक है. तो व्यंजन में अर्ध मात्रा क्यों लगी थी, बिकॉज आपको पता है कि व्यंजन जो है वो, अगर कोई भी व्यंजन जैसे कि क लिखा है तो वो क हलंत और स्वर से मिलकर के बना है. तो एक मात्रा मतलब दोनों की क के प्रोनाउंसिएशन में आपको एक मात्रा लग रही है प्रोनाउंस करने में, राइट. तो इसमें आपको आधी मात्रा लगेगी और इसमें भी आपको आधी मात्रा लगेगी प्रोनाउंस करने में, ठीक है. तो बस इसीलिए ही इस चीज़ को बोला गया है कि ये जो है व्यंजन के प्रोनाउंसिएशन में अर्ध मात्रा लग रही है, ठीक है. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी जैसे अगर ह्रस्व स्वर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है. जैसे कि अ, ई, उ, री. अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो उसमें ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है. अब 2 गुना समय यानी कि 2 मात्राओं का समय मान सकते हैं. जैसे कि आ, ई, उ, री. तो बेसिकली 2 मात्रा भी एक तरीके से आप देख सकते हो ना कि एक बड़ी ई की मात्रा आ गई है. तो टेक्निकली 1+1 समय लग रहा है, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया 2 मात्राओं का समय लग रहा है, ठीक है. अब प्लुत की बात करेंगे तो प्लुत में 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है. अब 3 मात्रा कैसे है,
तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना, कि इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है तो उन्हें प्लुत बोलते हैं। और इनकी प्लुत का ज्ञान करने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगा दिए जाते हैं। तो जैसे कि कैसे लिखेंगे प्लुत, जैसे कि अ है ना, अ एक स्वर है और उसके आगे 3 मात्राओं का समय लग रहा है, तो ये जो 3 है ये संस्कृत में लिखा जाता है। अच्छा, मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में से काउंटिंग भी बता दूंगी कि संस्कृत में जैसे 1 2 3 4 ऐसे संस्कृत की काउंटिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है ना। तो यहाँ पर जो है प्लुत में से 3 लगा दिए जाते हैं। सो अभी आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या याद करनी है जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर उच्चारण काल या फिर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नाम से ही पता चल रहा है। ह्रस्व यानी कि एक मात्रा में उच्चारण काल लगता है, मतलब कि सिर्फ एक ही मात्रा है इसमें, अ ई उ, इसमें 2 मात्राएं नहीं है। वहीं दीर्घ स्वर में देखोगे तो आ मात्रा है, ई मात्रा है, उ री ए ऐसे। अब देखो इसमें ए ओ आई आउ ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इनकी संख्या रुको, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आपको अभी याद करना होगा। मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। मतलब कि 1 मात्रा का मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि कम से कम समय लगेगा, ठीक है। उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और डाउट आना चाहिए कि भाई हमने मात्रा तो यहाँ पे लिखा है लेकिन हम लोग इसको सेकंड्स में या मिनट्स में क्यों नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बिकॉज पूरी कंट्री तो मेट्रिक सिस्टम पे चलती है, तो सेकंड में टेक्निकली डिस्क्राइब करना चाहिए था। बट सी, पहली बात तो संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है। दूसरी बात ये है कि आप ऐसा कोई मतलब रूल नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी कि आपको अ जो आप प्रोनाउंस करोगे वो आपको 1 सेकंड के अंदर ही प्रोनाउंस करना है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। कोई मतलब कि 1 सेकंड से ज़्यादा भी प्रोनाउंस कर सकता है, कोई 2 सेकंड तक भी प्रोनाउंस कर सकता है, कोई 1 सेकंड से कम भी प्रोनाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना ऐसी सर्टेनिटी नहीं है कि 1 सेकंड में ही प्रोनाउंस किया जाएगा, है ना। सबका अपना अपना बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए उन्होंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव को टारगेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो है मात्रा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो केवल 1 मात्रा का समय अर्थात कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे कि ये सारे ह्रस्व स्वर है, तो इनकी संख्या कितनी है 5। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई अन्य स्वर या फिर वर्ण मिश्रित नहीं होता, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या लिखोगे ऊपर कि जब आप नोट्स बनाओगे तो ह्रस्व स्वर में ऐसे स्लैश करके इसको मूल स्वर भी लिख देना, ठीक है। मूल स्वर लिख देना, तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, और इनमें कोई भी अन्य स्वर मिश्रित नहीं होता है, ये सिर्फ अकेले ही होते हैं, इसलिए इनमें 1 मात्रा या फिर कम समय लगता है प्रोनाउंस करने में, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर में क्या क्या याद रखोगे। दीर्घ स्वर में आपको याद रखना है कि उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है। क्या याद करना है, 2 गुना या फिर 2 मात्राओं का समय लगता है। ये कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रख लेना है, और इनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर जो होते हैं सिंपल से ही है कि जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, मतलब दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण काल में, और इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है, यही बात हो गई। और इनके लिए 3 अंक आगे लगाया जाता है। तो आप इनकी कोई संख्या टेक्निकली बता नहीं रखी, तो ये है सभी जो है आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए अपने स्वरों के भेद, और ये स्वरों के भेद ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उच्चारण काल और मात्रा के बेसिस पे 3 भेद बता दिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं व्यंजन के भेद। तो उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों का निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 भागों में व्यंजन को भी विभाजित किया है, यानी डिफ्रेंशिएट किया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उच्चारण स्थान अपन पढ़ रहे हैं, राइट। तो उच्चारण के बेसिस पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो अब अपन आते हैं व्यंजन पे। तो 3 भेद है। सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुक कर झटके से निकलती है, वो स्पर्श संज्ञक व्यंजन है।
ठीक है। अब देखो ये ना आपको अभी प्रैक्टिकली करके देखना है। तो जैसे कि आप देखो क है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो मतलब आपकी जो जिह्वा है ना वो मुख के एकदम साइड वाले पार्ट से, हार्ड पैलेट से क थोड़ा सा हार्ड पैलेट से टच कर रही होगी, है ना। और फिर थोड़ी देर रुकती है एंड देन फिर झटके से आपकी एयर निकलेगी। तो वैसे ही जैसे कि क ख ग घ ण च छ ज ज, इसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा। जो च है, छ है, ज झ, ट ठ ड ढ ण, इसमें आपकी टंग फोल्ड होके पीछे के पार्ट पे लगती है हार्ड पैलेट के। तो ट ठ, फिर त थ द ध न, इसमें एकदम आगे की साइड में लगेगी। प फ ब भ म, इसमें तो आपके लिप्स टच हो रहे हैं ना। तो बट एयर जो है वो रुक करके फिर झटके के साथ निकल रही है। तो ये आपका जो है वो स्पर्श व्यंजन है ना। तो स्पर्श व्यंजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जो व्यंजन उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है और वायु क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। और इनको 5 जैसे जो है ना क ख ग घ ण च छ ज ज, ये जो आप याद करोगे ना तो उसमें ये याद करना है कि क च ट त प वर्ग होते हैं और उनके अंदर फिर ये व्यंजन सारे आते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे कि य व र ल, मतलब अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। तो उच्चारण वायु को कुछ रोक कर, है ना, य र ल व, मतलब थोड़ी सी क्या है आप उसको रोकोगे एंड देन फिर अल्प शक्ति के साथ निकालते हो। यहाँ पे कोई हवा रुक करके और झटके के साथ नहीं निकल रही, आराम से कम एयर के साथ ये बोले जा सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें याद करनी है आपको कि सबसे पहले तो वायु को कुछ रुक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें य र ल व आते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है, वे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का मतलब, ऊष्मा जो होता है ना उसका मतलब होता है हीट। तो जब आप कोई भी चीज़ को स्लाइड करोगे, रगड़ोगे, है ना, रगड़ोगे तो उससे क्या होती है? हीट उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए इसका नाम ऊष्म रखा गया है। तो रगड़ के साथ निकाल कर किए गया जो भी वर्ण होते हैं जो रगड़ के साथ निकाल कर जिनका उच्चारण किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शल ऊष्मणा, मतलब कि शल यानी कि अशून्य है, ये श श स ह है। ये जो संज्ञा, इनकी संख्या भी 4 होती है, संख्या 4 है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये दो व्यंजनों के मूल से बनते हैं, जैसे कि क्ष त्र ज्ञ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है? सबसे पहले तो जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसमें शल आता है, श श स ह, ऊष्म संज्ञक व्यंजन है और इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और होते हैं लेकिन वो दो व्यंजनों के मूल से बनते हैं, क्ष त्र और ज्ञ। तो देखा जाए तो इन टोटल आपके पास कितने व्यंजन हो गए? 4 + 3। अब इनको आप ना साथ मत बोल दीजिएगा बिकॉज ये जो है ये तो मूल व्यंजन है, ठीक है। और ये जो है ये दो के समूह हैं, तो अलग अलग ही लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो अब इन 3 में क्या है? क्ष। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं कि क्ष किससे बनता है? क और श, 2 मूल व्यंजन के मेल से बनता है। त्र किससे बनता है? त और र से। ज्ञ किससे बनता है? ज य से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बाकी श श स ह हो गए। तो जो आपके अंतस्थ था उसमें क्या था? य र ल व, और उसमें श श स ह, और बाकी के जो सभी है वो स्पर्श कितने हो गए? 25। अंतस्थ 4 हो गए। ये भी वैसे 4 होते हैं जो मूल है, बाकी के जो अगर देखोगे बाकी के ऐड कर दोगे तो +3 और मान लो जो कि दो व्यंजनों के मूल से बने होते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो आई होप आपको ये स्वर और व्यंजन के भेद क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन के भेद आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अपन बात करते हैं अयोगवाह वर्ण की। तो ये अयोगवाह वर्ण क्या होता है? तो देखो इसमें आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ी होगी कि अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, है ना, और उपध्यमान्य। ये जिह्वा मूल्य वगैरह नहीं पढ़े होंगे बट आपने अनुस्वार, अनुनासिक हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, तो उससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं।
सबसे पहले फटाफट बता देती हूँ, लेकिन इन पे क्वेश्चन नहीं आता, बट ये आपके संस्कृत के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो अनुस्वार। तो जो आपको पता है कि स्वर के ऊपर जो ये बिंदु लगता है, ठीक है, ये होता है अनुस्वार, ठीक है। जैसे कि ये है यशांसी, तो ये आन अपन बोलते हैं ना, तो ये अनुस्वार, ये बिंदु की वजह से बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर के बाद न हलंत अथवा म हलंत के साथ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने विच्छेद करके बता रखा है यशांसी का, तो यशान न हलंत हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो ये या तो आपका न हलंत हो कहीं पे या फिर आपका म हलंत हो, इन दोनों को फिर ना आप ऊपर ऐसे चढ़ा देते हो बिंदु के रूप में, तो ये हो गया आपका अनुस्वार। अब अगर इसके कुछ जैसे अंश, ठीक है, फिर उसके बाद हंस, ठीक है, फिर अब सिंह, हिंसक, है ना, ब्रहितम, ये सब हो गया, ठीक है। अब ब्रहितम देखो, तो इसमें जो त है उसके बाद में ना ब्रहितम ऐसा म है, तो इन्होंने ऊपर बिंदु चढ़ा दिया अनुस्वार के रूप में। अब अपन बात कर लेते हैं अनुनासिक क्या होता है। तो अपन ने देखा यम गण नम, यम गण न, ये जो 5 है यम गण न, ये जो 5 व्यंजन है ना, इसको आप अलग भी प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं फ्लो में इसको ऐसे प्रोनाउंस करती हूँ, ठीक है। तो ये जो 5 व्यंजन है उन्हें अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। तो ये जो कहीं पे ना आपको ऐसे अलग अलग वर्ड्स भी दिए जाते हैं ना, जैसे हस्व को मूल स्वर बोला था, अनुनासिक को अर्ध अनुस्वार बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब सी इसमें क्या है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंद्र बिंदु होता है ना, वो हो जाता है आपका अनुनासिक, जैसे कि कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5, तो ये हो गया अनुनासिक। फिर उसके बाद आते हैं विसर्ग। स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदु, ये ऐसे 2 बिंदु होता है, उसे विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे राम, भानु, ये तो आपको संस्कृत में बहुत देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग किसी भी स्वर के बाद किया जाता है और यह र और स के स्थान पर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अनुस्वार जो होता है वो न और म के स्थान पर होता है, ठीक है। विसर्ग जो होता है वो र और स के स्थान पर होता है। अब बात करते हैं जिह्वा मूल्य, मतलब इसका प्रयोग क एवं ख हलंत से पहले किया जाता है, अर्थात क हलंत एवं ख हलंत से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वा मूल्य। अर्ध विसर्ग सदृश, इसका मतलब क्या है, अर्ध मतलब आधा, विसर्ग मतलब विसर्ग जो अभी पढ़ा था ऐसा वाला, और सदृश मतलब कि समान। तो ये जो होता है ना, ये अर्ध विसर्ग समान, ये जो चिन्ह है इसका ये इससे पहले किया जाता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो कहीं पे यूज़ भी नहीं होगा, आपको अभी तक नहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये यूज़ किया हुआ, तो इसको बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखो कि ये क हलंत और उनके पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वा मूल्य कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं उपद्यमानीय। उपद्यमानीय देखो, ये क और ख के पहले यूज़ हो रहा था, ये प और फ के पहले यूज़ होगा, बस डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, अगेन वही बात हो गई। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें और व्यंजनों के थोड़े से और मतलब भेद बता रखे। तो इसमें देखो, एक भेद तो क्या बता रखा है कि परुष व्यंजन और एक हो गया कोमल व्यंजन, ठीक है। तो सी क्या होते हैं परुष व्यंजन, तो जो परुष व्यंजन है वो कहाँ से बता रखे हैं इन्होंने, क वर्ग से प वर्ग। अब क वर्ग कौन सा आता है, सी। क वर्ग ये पूरा वर्ग है, क ख ग घ ङ, और फिर उसके बाद प वर्ग तक, है ना, प वर्ग तक, ये मतलब ये सारे वर्ग को बोला गया है कि प्रथम और द्वितीय अक्षर, जैसे कि क ख च छ, ठीक है, ट ठ त थ प फ, ये सब। तो इन सभी के प्रथम और द्वितीय अक्षर और उष्म वर्ग श श सह, इनको परुष व्यंजन बोलते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड देन जो शेष वर्ग होते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, उनको आप कोमल व्यंजन बोल देते हो, ठीक है। जो शेष है, अब इसमें शेष ग घ ज झ ण य र ल व हो गया, ये सब जो है अंतस्थ व्यंजन हो गए, वो सब कोमल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने और भी बताया कि व्यंजनों के 2 प्रकार है, जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। तो एक तो आपने क्या याद किया, देखो इसको मैं अलग से, अल्प प्राण और महाप्राण ये अलग, तो ये 2 आपके भेद हो गए, एक तो परुष हो गया, एक कोमल हो गया, और एक अल्प प्राण महाप्राण हो गया। तो 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ग अल्प प्राण है, ठीक है। 5 वर्गों के पहले, ठीक है। अब सी इसमें
इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। पांचों वर्गों के पहले, एक तो ये हो गया और तीसरे, तो मतलब ये सारे, ठीक है, ये हो गए आपके अल्प प्राण, है ना। तो अल्प प्राण है, पांचों वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ण है। तो पांचों वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण अल्प प्राण है, ठीक है, और दूसरे और चौथे, है ना, दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण है। तो ये हो गए आपके महाप्राण, कौन कौन से हो गए, ये दूसरे और ये चौथे, ये हो गए महाप्राण। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो हो गया, ये हो गए आपके महाप्राण, और ये जो हो गया, ये आपके हो गए अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे टेबल बना के और लिख लेना। तो उसके बाद वर्गों के जो पंचम, अब वही बच गए फिफ्थ वाली, है ना। तो वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं वो अनुनासिक व्यंजन तो हो ही जाते हैं, जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है अनुनासिक में, है ना। अनुनासिक में कौन कौन से होते हैं, ये जो पंचम व्यंजन है, तो इन्होंने इनको वर्गों के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट और जो थर्ड हो गए वो तो हो गए आपके अल्प प्राण, जो आपके सेकंड और जो फोर्थ हो गए वो हो गए महाप्राण, और जो फिफ्थ वाले हो गए सारे वो आपके हो गए अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अपन चलते हैं मेन जो है वर्गों के उच्चारण स्थान। अब देखो वर्गों के उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करती हूँ तो संस्कृत वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा यानी व्याकरण के अनुसार 63 वर्ण हैं। उन सभी वर्गों के उच्चारण के लिए 8 है ना स्थान का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 स्थानों का वर्णन किया गया है। उर, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दंत, नासिक, ओष्ठ और तालु। तो ये सारे जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे कैसे सारे हैं। सबसे पहले तो कंठ यानी कि नेक, अर्थात आकार जैसे कि अ, आ, फिर क वर्ग क, ख, ग, घ, ण और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो कंठ के उच्चारण, कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठ्य कहलाते हैं, ठीक है। तो आप अ को क्या बोलोगे कि कंठ्य, अ यानी कि इसको ये किससे उच्चारण हो रहा है, इनका थ्रोट से हो रहा है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है, थ्रोट से हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कौन कौन से, एक तो आकार है, आकार में आ जाता है आपका अ और आ, ठीक है। फिर क वर्ग है, क, ख, ग, ण और विसर्ग का उच्चारण। तो 3 चीज़ें आ रही हैं इसमें, ठीक है। ये भी लिखती जाती हूँ मैं कि इसमें जो आ रही है कंठ में, उसमें आ रही है कंठ्य वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। एक तो आकार के अंदर वाले, मतलब 3 कैटेगरीज में उसके अंदर अलग अलग वर्ण है। जैसे कि आकार है जिसमें अ और आ है, फिर क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग में 5 हो गए, और फिर विसर्ग, ठीक है। तो ये हो गया कंठ्य। उसके बाद तालु। तालु क्या होता है, दांतों के मूल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब जहाँ पर आपके जो टीथ हैं वो जहाँ पर एंड होते हैं, मतलब ऊपर जहाँ से अटैच्ड है, जो कि गम्स है, बेसिकली वहाँ का रीजन बता रखा है, उससे थोड़ा सा ऊपर। तो आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा च, छ, झ, झ, य, ठीक है। तो ये थोड़े से तालु के स्थान पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से जो है वर्ण बता रखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है ई और च वर्ग, मतलब सी, उसमें तो था स्वर में क्या आ गया, आकार वाले हो गए, इसमें ई वाले हो गए, ई इकार वाले हो गए, और च वर्ग आ गए च, छ, ज, झ, य, और य और श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो ये सारे चीज़ें आपकी इसमें आ गई है, ठीक है। फिर इनको तालु से उच्चारित वर्ण को तालव्य बोलते हैं। उनको क्या बोला, उनको कंठ्य बोला और इनको तालव्य बोलते हैं। इन वर्गों का उच्चारण करने में जीवा तालु का स्पर्श करते हो। तालु क्या, दांतों के मूल से थोड़ा सा ऊपर, है ना, गम्स के वहां पे थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा। तो ये हो गया अपना तालु। तालु में क्या आ गए आपके, तालु में आपके एक तो इकार वाले जो भी वर्ण है वो आ गए, जिसमें ई और ई आता है, ठीक है। फिर एक च वर्ग आ गया, और एक आपके आ गया य एंड श। ये सब गाइस आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, अर्थात री, बड़ी री और ट वर्ग एंड र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा क्या होता है, देखो तालु से भी ऊपर गहरे गड्ढे नुमा भाग, बेसिकली ये जो है हार्ड पैलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें है जो तालु था वो, उसको मैंने पैलेट इसलिए नहीं बोला था बिकॉज वो गम्स से थोड़ा सा ऊपर था, तो वो एक्चुअली में हार्ड पैलेट नहीं हो रहा था। ये बेसिकली जो है बिल्कुल हार्ड पैलेट
जो हार्ड पैलेट का जो अपना गड्ढा सा होता है ना उसमें है। तो ये क्या होता है, इसमें री आता है, बड़ा री, ट वर्ग, र और श, ये इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। और उनका इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहते हैं। तो वो क्या बोला, उसको कंठ्य बोला, इसको तालव्य बोला और इसको मूर्धन्य बोलेंगे। इन वर्गों का उच्चारण जीवा मूर्ध से स्पर्श करती है, और मूर्ध भी पता होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट अपन आता है, नेक्स्ट आपका है दंत। दंत क्या है, तो री, त वर्ग, ल और स का उच्चारण दंत से होता है। दंतर स्थान से उच्चारित वर्ण दंत्य कहलाता है। इन वर्गों का उच्चारण करने में जीवा दांतों से स्पर्श करती है, ठीक है। दंत यानी कि टीथ, उनसे स्पर्श करती है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गए, री, त वर्ग, ल, स, ये इनको दंत्य बोलते हैं और दांतों से स्पर्श करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ में इन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि लिप्स आपस में मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से आ जाते हैं, ऊ मतलब उकार वाले ऊ और बड़ा ऊ, फिर प वर्ग आ जाता है, प, फ, ब, भ, म, और उपध्यमानीय जो अपन ने आगे पढ़ा था जिसमें प आता है और फ आता है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और इनको ओष्ठ्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास नासिका। नासिका जैसे कि जिनका नाक से प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि ये सारे, ठीक है, ये तथा अनुस्वार का उच्चारण करने वाले स्थान नासिका है, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इन वर्णों से पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं, जैसे कि क वर्ग में ये हो गया जो 5वां स्वर है, स्थान तालु का उच्चारण स्थान तालु है। नासिका और नासिका दोनों है। ट वर्ग में जो ड़ आता है लास्ट वाला, उसका मूर्धा और नासिका है। तो ये जो दोनों है ना, ये इनके मतलब ये कंबाइंड है कि जो ण है उसका मूर्धा भी हो सकता है, उसका नासिका भी हो सकता है। जो त वर्ग का जो न है वो दंत से भी प्रोनाउंस होता है और नासिका से भी प्रोनाउंस होता है। तो इतना डिटेल में तो वैसे आपसे नहीं पूछेंगे, बट पढ़ जरूर लेना अगर टाइम बचे तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंठ तालु। कंठ तालु क्या होता है, तो ए और आई का उच्चारण कंठ तालु से होता है, अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहते हैं। अ ई के संयोग से ए तथा अ ए के संयोग से आई बनता है, अतः ए तथा आई के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का संयोग होता है, इसलिए इसको कंठ तालु बोला गया, ठीक है। उसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या होता है, जिसमें कंठ प्लस ओष्ठ यानी लिप्स दोनों की जरूरत पड़े, जैसे कि ओ, ठीक है, आऊ, ये सब इसमें दो आते हैं। नेक्स्ट होता है दंतोष्ठ। इसमें दंतोष्ठ, तो इसमें जो है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, व, ठीक है। एंड फिर जीवामूल्य आता है। जीवामूल्य क ख का उच्चारण जीवामूल से होता है, ठीक है। अब आपको यही हो गया ना कि ऐसा लग रहा होगा कि अब इन सबको याद कैसे करें, तो सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए है ना। इन सबको याद कैसे करेंगे, और सब चीज़ें ना एकदम जैसे इन्होंने बता रखी है वैसे लाइक मैच भी नहीं करती है। तो उसका मैं ट्रिक बताती हूँ अभी। यहाँ पर क्या है देखो, नासिका से कौन से प्रोनाउंस किए जाते हैं, दंत मूल से, सब यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है। अगर आपसे हो सके एग्जाम में कि आप ऐसा डायग्राम बना के और यहाँ पर सब लिख दो ना, तो ये तो बेस्ट ही हो जाता है आपको लिटरली। अगर ये 10 नंबर में आएगा तो 10 के 10 मिल जाएंगे, 5 नंबर में आएगा तो 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको याद कैसे करना है। तो ये जो टेबल है ना, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इस टेबल में भी आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करना है, आपको याद करना है ये वाले जो सूत्र दे रखे ना, ये सारे याद करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे याद करना होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि इसको कैसे याद करोगे। जैसे कंठ है तो उसमें आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसमें कैसे याद रखोगे, जैसे अ से आ गया आपका अकार वाले हो गए, फिर क से आप क वर्ग वाले लिख दोगे और विसर्ग से विसर्ग आ गया। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। फिर एक होता है सेकंड तालु का होता है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशा नाम, नॉट नाम, ठीक है। ईचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर ई से आ गया ई और बड़ी ई, फिर चू से आ गया च वर्ग, और यहाँ पर जो है य और श आ गया, ठीक है। फिर होता है मुर्दा, रीटू रसाणाम मुर्दा। तो इसमें री बड़ा री, फिर जो ट है वो ट वर्ग आ गया,
फिर र और श आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास दंत। दंत में क्या होता है, नृतु लसानाम दंता। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर री, ठीक है, नृ से री मानेंगे आप। फिर मतलब न और री को मिला करके इन्होंने नृ लिखा है, तो ये हो गया री। फिर त से आप मान लेंगे त वर्ग, फिर ल और स, ठीक है। फिर ओष्ठ से हो जाता है उपद्यमानीय नाम ओष्ठा। मतलब ऊ से आप सबसे पहले ऊ और बड़ा ऊ, फिर प से आप ये जो प वर्ग है और उपद्यमानीय लिखेंगे, ठीक है। फिर कंठ तालु से एदे तो कंठ तालु मतलब ए और आई। फिर कंठोष से ओदो तो कंठोष्टम ओ और औ। जीवामूल से जीवामूल्यस्य जीवामूलम तो क और ख वाले, ठीक है। ओष्ठ दंत में वकारस्य दंतोष्ट, और नासिका में ओष्ठ दंत में तो सिर्फ एक ही था ना आपका, व था। फिर नासिक जो हो गया उसमें यमगण नाम नासिका च, ठीक है, अनुस्वार वाले आ जाते हैं। यहाँ पर ओष्ठ दंत लिखा है और यहाँ पर जो है दंतोष्ट लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ओष्ठ दंत तो उधर मेंशन ही नहीं है, तो दंतोष्ट में व आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वकारस्य दंतोष्ट, ठीक है। तो गाइस आपको ये सारी चीज़ें जो है, ये जो सूत्र है ये याद करने पड़ेंगे। सो माहेश्वर सूत्र के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करने पड़ेंगे। ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है। को विसर्जन नाम कंठ, इचु यशनाम तालु, ऋतु नशनाम मुर्दा, ऋतु लसनाम दंता, उपपद्य मानिया नाम ओष्टो, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्टम, ठीक है। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, वकारस्य दंतोष्ट, यमगण नाम नासिका च। तो ये आपको लर्न करने हैं। अगेन चाहे स्टिकी नोट पे लिख के याद करो, चाहे रोज़ मॉर्निंग में रिवाइज करो, जैसा भी है इसको करके याद करो। इससे ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जितना भी पढ़ा है, ये कितना लेंदी है, ये सब ऐसे नॉर्मली याद तो रहेगा नहीं। फिर अगर आप ये याद कर लोगे ना गाइस, तो आपको बस ये डायग्राम बनाना रहेगा एंड बस आपको नासिका पता है, दंतमूल पता है कहाँ पे है, तो तालु पता है कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में भी बना सकते हो, तो ना वो बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फटाफट से प्रयत्न की, वर्गों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न से आपको क्या लग रहा है? प्रयत्न अपन हिंदी में यूज करते हैं कि वो बहुत प्रयत्न करती है। प्रयत्न से सिंपल सा मतलब होता है कि एफर्ट। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते समय, जब आप वर्णों को प्रोनाउंस करते हो, तो प्रोनाउंस करने में जो एफर्ट लगता है ना, उसे अपन बोलते हैं प्रयत्न। उसे ही क्या बोला है? प्रयत्न बोला है। ऑलराइट, अब तो प्रयत्न का सिंपल सा, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो प्रयत्न का याद रखना कि एफर्ट होता है। अब एफर्ट बोलते समय अपन अंदर से भी करते हैं, इनसाइड से भी कुछ एफर्ट किया जाता है और आउटसाइड से भी कुछ एफर्ट किया जाता है। तो इसको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये हो गया। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा, चेष्टा मतलब कि इच्छा, विलिंगनेस, तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, है ना। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर का अर्थ है भीतर यानी इनसाइड, या आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य है उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर होती है। चेष्टा मतलब कि इच्छा, जो आप सोच रहे हो, है ना, जो आप एफर्ट लगाने का सोच रहे हो, तो वो पूर्व जो है उच्चारण के पूर्व, है ना। तो ऐसा होता है कि आपने जो उच्चारण किया है ना, उच्चारण तो आपने किया, अब उससे जो पूर्व जो एफर्ट किए जा रहे हैं वो आभ्यंतर हो गए और वो ऑब्वियसली मुख के अंदर किए जाएंगे, और वो हो गए उसके बाद जो एफर्ट होता है वो बाह्य हो गए, ऐसे। तो यहाँ पर ये हो गया कि उच्चारण से पूर्व जो पहले एफर्ट किया जा रहा है, जो चेष्टा की जा रही है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं, जो मुख के अंदर होती है। अब आभ्यंतर प्रयत्न भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखो, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, ठीक है, और लास्ट एक होता है आपका संवृत। अब मैं बता देती हूँ क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा तालु, मुर्दा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जिह्वा मतलब कि जो आपकी टंग है ना, वह आपके तालु को स्पर्श करेगी, गम से थोड़ा वाला ऊपर वाला पार्ट, मुर्दा को स्पर्श करेगी और दंत को स्पर्श करेगी, ठीक है। तो आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, मतलब सभी जो अपन ने उच्चारण स्थान पढ़े ना, उन सभी में से स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक वर्ण आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क से म तक जो भी है, देखो बता देती हूँ मैं, ये क से लेकर के म तक जो भी अपन ने स्पर्श व्यंजन पढ़े ना, वो सभी जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, सारे वर्ग आ गए उसमें, ठीक है।
स्पृष्ट क्या हो गया आपके, स्पृष्ट क्या हो गए, इसे आभ्यंतर प्रयत्न में आता है ये। और जिह्वा जो है वो किसी भी मुख के पार्ट से उच्चारण स्थान से जब स्पर्श करती है तो उसे स्पृष्ट कहते हैं। और मैं क से म तक के वर्ण यानी कि जो 25 आपके स्पर्श व्यंजन है ना वो सभी इसमें आ जाता है। अब ईशत स्पृष्ट क्या होता है, थोड़ा स्पर्श या छुआ गया है। ईशत यानी कि थोड़ा सा कम छुआ गया है, ठीक है। तो इसमें आपका यरलवा आता है। अब यरलवा आप प्रोनाउंस करोगे या यवरल प्रोनाउंस करोगे, अंतस्थ वर्ण को प्रोनाउंस करोगे, तो उसमें आपका स्पर्श जो होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये स्पर्श व्यंजन में हो रहा है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन वाले को स्पृष्ट बोल दिया। ईशत स्पृष्ट में कौन आ गए आपके, ये अंतस्थ वाले आ गए, ठीक है, यरलव आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है विवृत। विवृत क्या होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी इनके उच्चारण में मुख जो होता है ना वो खोलना पड़ता है। कौन कौन से, जैसे कि स्वर अ आ ई, सारे स्वरों को प्रोनाउंस कर लो, उसमें आपका जो मुख है ना वो ओपन ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया विवृत। और ईशत विवृत में मतलब थोड़ा ही मुख खुला रहेगा, थोड़ा विवृत होगा, थोड़ा खुला होगा। जैसे जीवा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है, इसका मतलब ये भी है। जैसे श श स, मुख तो खुला रहता है, थोड़ा कम खुला रहता है, और जीवा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। और इसमें 4 जो होते हैं आपके उष्म वर्ण जो होते हैं ना वो सारे विवृत में आते हैं। अब इसमें ना आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये जो श्लोक यहाँ पे जो सूत्र दे रखे ये इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो श्लोक है ना वो सिर्फ आपको कंठ वाले में सूत्र याद करने हैं, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिंपल सा जो है इजीली मतलब याद हो जाएंगे, है ना। ये तो कि जो स्पृष्ट वर्ण है वो जो भी आपके जो स्पर्श व्यंजन है 25 वो आ गए, ठीक है। फिर जो ईशत स्पृष्ट है, मतलब स्पृष्ट में आपका क्या होता है कि पूरा कांटेक्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा कम कांटेक्ट होता है। इसमें क्या आ गए आपके अंतस्थ वाले आ गए, ठीक है। विवृत में क्या आ गया, जितने भी स्वर हैं 13 वो सारे आ गए। ईशत विवृत में क्या हो गया, ईशत विवृत में क्या हो गया आपके कि जो भी आपके वो उष्म वर्ण है वो सारे आ गए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है अपना 5th, दैट इज संवृत, ठीक है। संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्स्व अ का प्रयत्न संवृत होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्स्व अ, तो ह्स्व अ जो है वो इसका हो गया। आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं ये जो टेबल है, ठीक है। ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, मतलब आप एक क्वेश्चन में भी लिखेंगे। स्पृष्ट में स्पर्श व्यंजन आ गए, ईशत स्पृष्ट में अंतःस्थ व्यंजन आ गए, ईशत विवृत में उष्म में जो भी आ गए, और विवृत में स्वर आ गए, और संवृत में जो है ह्स्व, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बाह्य प्रयत्न। तो मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य चेष्टा बोलते हैं। और ये 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे जो है ये इजी है याद करने, थोड़े से सेम लगते हैं, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो ये इजीली 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ते सबसे पहले विवार, श्वास और अघोष के बारे में। इसमें क्या होता है, जो आपका खर प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होगा, जो अपन ने खर प्रत्याहार पढ़ा था, जिसमें ख, फ, छ, ठ, त, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, ये जो सारे आते हैं ना, ये सारे वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होता है। ये सारे जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये आपको याद करने। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अपन संवार, नाद, घोष पे। इसमें क्या आता है, इसमें हस प्रत्याहार आता है, जिसमें ह, य, र, ल, व, यम, घ, न, ये सारे जो होते हैं वर्ण, ये सभी इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होगा। नेक्स्ट आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण का अर्थ है कम प्राण, का अर्थ होता है वायु जिस वर्ण में बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता हो, है ना, उसे अल्पप्राण कहते हैं, जैसे कि यरलव। फिर महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है, अधिक वायु की आवश्यकता होती है ना, जैसे कि श, श, स, जो उष्म वर्ण है वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया अपना बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न वाला टॉपिक कंप्लीट, है ना। इसमें जनरली आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ।
आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रयत्न जो होते हैं वो होता क्या एक्चुअली में, उसकी परिभाषा लिखिए और उसके टाइप्स लिखिए, और उसके टाइप्स की भी टाइप्स लिखिए, यानी कि भेद लिखिए। तो आप लिख देंगे प्रयत्न की परिभाषा, फिर 2 टाइप लिखेंगे, बाह्य और आभ्यंतर। फिर आभ्यंतर आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर होते हैं 5 प्रकार के, और बाह्य जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर आभ्यंतर को तो आप आराम से एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में, और जो बाह्य वाला हो गया उसमें ना आप लोग लिख देंगे कि कौन कौन से अपने होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना। एटलीस्ट आपको ये तो याद है कि जो प्रत्याहार वगैरह कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला जो पैराग्राफ दे रखा है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन ईजिली स्किप इट। उसके बाद यहाँ पे जो ये टेबल दे रखी है, ये टेबल बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी उच्चारण स्थान है, ठीक है, जो भी बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्नों के जो भेद है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले अपने पास प्रश्न नंबर 1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? इजी है, दैट इज 14, ठीक है। बात आता है प्रश्न नंबर 2 जो होता है कि व्यंजनों के लिए महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है 10। कैसे होता है मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये महेश्वर सूत्र लिख रखे हैं 14, इसमें से आप देखोगे अयोण, ऋलिका, एयोंगा, अयोच, सभी में क्या है? स्वर है ना। सभी में ये जो 4 है स्टार्टिंग के, इसमें सभी में स्वर मेंशन है, और बाकी सब जो आप देखोगे रेस्ट जो 10 हैं उसमें यम, गण, नम, जब, य, हल, शश, सर, ये सभी व्यंजन वाले, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 10 जिसमें व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अंतिम प्रत्याहार सूत्र किसका है? तो देखो अंतिम प्रत्याहार सूत्र अब अपने को पता है कि क्या होता है इसका आंसर होगा हल, ठीक है। अंतिम प्रत्याहार सूत्र का मतलब अंतिम माहेश्वर सूत्र कौन सा है वो है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन हो गया, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र का मतलब क्या होता है, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो मैंने पहले बताया था कि प्रत्याहार बनते किससे हैं? माहेश्वर सूत्रों से। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्याहार सूत्र का मतलब माहेश्वर सूत्र की बात करिए, और अंतिम का मतलब पूछा है कि जो सबसे लास्ट वाला जो 14th माहेश्वर सूत्र है वो कौन सा है, इसका मतलब वो हो गया प्रत्याहार सूत्र। तो अपना जो लास्ट वाला है वो होता है हल, तो उसका आंसर हो गया है अपना हल, ठीक है। नेक्स्ट स्वरों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 4, यह भी अपन ने सारा देख लिया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है चौथा माहेश्वर सूत्र कौन सा होता है, ठीक है। अपने को पता है कौन कौन से होते हैं, अयोण, ऋलिका, एयोंगा, अयोच, तो कौन सा हो गया? अयोच हो गया। फिर अस्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो अपने को ये भी पता है कि कौन सा होता है, कंठ होता है। का नेक्स्ट ऊ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। उसके बाद इसका ये हो गया सूत्र। नेक्स्ट उसके बाद होता है ऋतु लसानाम, तो दंत हो गया। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो गया। ग वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो उच्चारण स्थान पे जो आप इजीली कर लोगे। जैसे हकार वाला है, हकार का क्या होता है? कंठ होता है इसका आंसर, ठीक है। बाकी सब इजीली हो जाएंगे आपसे। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, मेरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं। एंड अगर आपको जेन्युइनली बेसिक से संस्कृत सीखनी है तो आप इस लेक्चर को फॉलो करिए। मैं बहुत डिटेल में बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड टेक केयर, बाय गाइज।